नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ यात्रा मार्ग एक हफ्ते में हो जाएगा सुचारू। आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार ने कहा, लापता व्यक्ति की सूचना पर तत्काल की जा रही खोजबीन। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में 9 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की जीत से उत्साह। हॉकी टीम ने 52 वर्षों में पहली बार लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में जीता रजत। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग अगले एक सप्ताह में सुचारू हो जाएगा, जबकि हेली सेवा सुचारू हो गई है। 31 जुलाई को भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रभावित यात्रा मार्ग पर आवाजाही बहाल करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग सचिव पंकज पांडे ने कहा कि राज्य भर में भूस्खलन से ध्वस्त मार्गों को खोलने का कार्य जारी है। इसमें केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, पैदल रास्ता भी, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता एनएच जो है वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग साइट पे भी गए थे, वहाँ पे पूरी टीम के साथ गए थे। उसमें 4 मेजर पोर्शन है जो डैमेज हुआ है और जो वॉश आउट हुआ है एक तरह से, और 150 मीटर का एक मेजर पोर्शन है जो एनएच का पोर्शन है, वो वहाँ से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। और उसके बाद सोनप्रयाग से आगे जाके गौरीकुंड से पहले 2 और पोर्शन में वॉश आउट हुआ है। इसके अलावा जो पैदल रास्ता है जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जो जाता है, उसमें 29 जगह पे रोड खराब हुआ था, बंद हुआ था। तो उसको हम लोगों ने इमीडिएटली इस पर काम चालू कर दिया था, और अभी कल के डेट तक हम लोग लगभग 20 के आसपास जो पैदल रास्ते पे थे ब्लॉकेज को क्लियर कर चुके हैं। और जो सोनप्रयाग से बाद जो एनएच वाला पोर्शन था, उसमें 2 साइड पे काम चालू कर दिया गया था। और जो 150 मीटर का जो हमारा वॉश आउट था, उस पर भी मशीन पहुंच गई थी, लेकिन ये पत्थर आ रहे थे, लगातार बारिश हो रही है वहाँ पे, तो उस चक्कर में उस पर मशीन काम नहीं कर पा रही है। हमने उसके ऑल्टरनेटिव के लिए एक मोटराइज्ड ट्रॉली भी लगाने के लिए वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि उसका भी तैयारी कर ली जाए। इससे 1 हफ्ते के अंदर हम उसको भी चालू कर लें। हमारा प्रयास यही रहेगा कि 1 हफ्ते के अंदर हम पैदल जाने के लिए उसको चालू कर ले जाएँ। और जो केदारनाथ धाम का जो पैदल रास्ता है, वो भी जो हमारे तीर्थयात्री, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए हम लोग चालू कर सकते हैं। वहीं केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू की जा चुकी है। हेली सेवा के जरिए केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को टिकट में 25% छूट भी दी जा रही है। आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि धाम में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर अब तक 3 शव बरामद किए गए हैं। लापता व्यक्ति की सूचना मिलने पर तत्काल खोज बचाव का कार्य किया जा रहा है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मिसिंग है तो बताओ। तो जहाँ जहाँ लोग बताए हैं वहाँ देखा गया है कोई बॉडी नहीं मिली। और जो टेलीफोन आए हैं लोगों के कि हमारे घर के लोग मिसिंग हैं, उसका कारण ये रहा कि उस दिन जब आपदा आई, 2 दिन तक गौरीकुंड पे केदारनाथ जी में यात्रा में थोड़ा व्यवधान जब हुआ, तो टेलीफोन वहाँ कनेक्शन भी ठप पड़ गए थे। तो उस चक्कर में लोगों का संपर्क नहीं हो पाया, इससे पैनिक की स्थिति हुई और लोगों ने कहा कि गायब हो गए या नहीं मिल रहे हैं, ट्रेस नहीं हो रहे हैं। एक टेलीफोन जो कंप्लेंट आई थी, सबको टेलीफोन किया गया, अधिकांश लोगों से संपर्क हो गया है। अब गायब होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। हम अभी भी कहते हैं कि अगर किसी के परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे हैं तो बताओ, उसका लोकेशन हम देखेंगे, मोबाइल लोकेशन अगर हमारे यहाँ थी तो उसको हम ट्रेस करेंगे, जहाँ लास्ट लोकेशन थी वहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी खोजबीन जारी है। केदारनाथ की स्थिति को लेकर हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल ने आपदा प्रबंधन और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है। अवधेश से हम अपडेट लेते हैं, बात करेंगे। अवधेश, इस वक्त अगर बात की जाए तो ताजा हालात क्या है और पैदल यात्रा कब तक सुचारू हो जाएगी? अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल रवि, जो अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जो यात्री थे वो तकरीबन 15,000 यात्रियों को शासन प्रशासन आ गया, लेकिन उसके बाद भी जो ड्रोन के माध्यम से जो केदारनाथ के आसपास के जंगल है, जो नदी के आसपास के रास्ते में यात्रा मार्ग है, उससे जो आसपास के इलाके हैं ड्रोन के माध्यम से उसका सर्च ऑफ किया जा रहा है। लगातार जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें
आसपास के इलाके हैं ड्रोन के माध्यम से उसका सर्च ऑप्शन किया जा रहा है। लगातार जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं वहां पर जो है अभियान अभी भी चला रही हैं, शायद इस उम्मीद में कि कोई जंगल में कहीं कोई भटक गया हो या रास्ते की उम्मीद में, तो उसको लेकर जो ड्रोन के माध्यम से वो अभियान अभी चलाया जा रहा है। यात्रा की कल की यात्रा में थोड़ा अभी समय लगेगा क्योंकि 11 किलोमीटर के जो आसपास 11 किलोमीटर के आसपास जो क्षेत्र है उसमें अभी समय लगेगा उसको बनने में। हालांकि पीडब्ल्यूडी बीआरओ जो तमाम टीमें लगातार तेजी से काम कर रही हैं, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है कि वो इतनी जल्दी उस पर काम नहीं हो सकता। इसलिए जो है हेली सेवाओं के माध्यम से जो राज्य सरकार ने जो है यात्रा को शुरू किया है, लेकिन जो बृहद यात्रा का रूप है उसको देखने में अभी समय लगेगा। मेरे ख्याल से अभी 10 से 15 दिन और लगेंगे, जिसके बाद जो यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी। लेकिन शासन प्रशासन पूरी तैयारी है। जिस तरह से जो प्राकृतिक आपदा से गुजरा है केदारनाथ का पूरा क्षेत्र और जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई में समय लगेगा, लेकिन सरकार की कोशिशें हैं कि यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो। जो देश दुनिया के लोग केदारनाथ आना चाहते हैं उनको जल्द से जल्द केदार बाबा के दर्शन कराए जाएं, तो इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो अभी भी वहां डटी हुई है पूरे क्षेत्रों में, अभी भी जो है पूरे क्षेत्र के जो आसपास के जंगल है उनको खंगाल रही है। तमाम चीजों का अभी भी ध्यान है। अभी हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग थे उन लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी जिंदगी की आस में ड्रोन के माध्यम से सर्च ऑपरेशन जो ठीक है अवधेश नौटियाल, बिल्कुल आपने अपडेट दिया, आपने बताया कि ताजा हालात क्या है और वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अभियान का आगाज किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर सभी से इस अभियान से जुड़ने और इसे एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक्स हैंडल पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर भी बदल दी है और सभी से तिरंगे का जश्न मनाने में ऐसा ही करने का आग्रह किया है। साथ ही तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी साझा करने को भी कहा। हरघरतिरंगा.com पर लोग तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी शेयर कर सकते हैं। और अब खबर पेरिस ओलंपिक की। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय टीम ने 52 साल बाद लगातार दूसरा कांस्य पदक हासिल किया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम को बधाइयां दी हैं। इधर हॉकी इंडिया ने पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 7.5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के बारे में संबंधित आयोग फ्यूचर होस्ट कमीशन के साथ बातचीत प्रक्रिया शुरू कर दी है। फ्यूचर होस्ट कमीशन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एक संस्था है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर प्रस्तावित परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया है। गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे प्रदेश की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल विद्युत परियोजनाएं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश की विद्युत ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए खुले बाजार से प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए की ऊर्जा की खरीद की जाती है। राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आकलन किया गया है, लेकिन वर्तमान में केवल 4,200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटी में 50% से अधिक निर्माण कार्य वाली परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण की भी स्वीकृति का आग्रह किया है। चंपावत के टनकपुर स्थित किरोड़ा नाले में आज एक वाहन फंस गया। वाहन में 9 लोग सवार थे। एसडीआरएफ की टीम ने कुल 7 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला है, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति अब भी लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। किरोड़ा नाला शारदा नदी में मिलता है। नाले के तेज बहाव में आज सुबह ये वाहन फंस गया था। उधम सिंह चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने एकमात्र इंडोर आइस स्केटिंग रिंक का जिम्मा राज्य सरकार ने अपने पास ले लिया है। इससे पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। इस फैसले के बाद साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंक के खुलने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि 2011 में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स के लिए 80 करोड़ रुपए की लागत से इस आइस स्केटिंग रिंक को बनाया गया था।
इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका ने हिस्सा लिया था। सिर्फ एक आयोजन के बाद यहाँ न कोई प्रतियोगिता हुई और न ही यहाँ कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है। ऐसे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए बने इस रिंक का लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा था। कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, एनसीएलटी में गई, एनसीएलटी से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको राज्य सरकार ने हमने टेक ओवर किया करीब 2-2.5 महीने पहले। तो उसके बाद, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसकी मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीज़ें खराब रही। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है। और अगर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे काम तेज़ी से चल रहा है। अभी राज्य सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा था, तो वित्त विभाग ने अभी उसमें 10 करोड़ रुपए देने की सहमति जताई है। तो उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही रेनोवेट करा के, जल्दी ही उसको रिपेयर करके, सारी चीज़ों को ठीक करके हम उसको जल्द से जल्द हमारा शुरू करने का प्रस्ताव। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।